हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की। और आज जिस कंपाउंड की बारी है उसका नाम है एक्रिडीन। एक्रिडीन जिसे बोला जाता है डाईबेंजोपाइरिडीन या 2356 डाईबेंजोपाइरिडीन। ठीक है, देखिए एक्रिडीन का स्ट्रक्चर कई बार बच्चों को याद नहीं होता है, बट अगर आप इसको क्यूनोलिन के साथ इसको अगर हम जोड़ेंगे तो आपको बहुत इजीली वे में याद हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक्रिडीन की जो खोज थी वो क्यूनोलिन के थ्रू हुई थी। ठीक है, तो एक्रिडीन का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्यूनोलिन से मिलता जुलता है। जैसे कि अगर ये इसका स्ट्रक्चर है, तो अगर मैं इतना कर दूं, मतलब ये दो स्ट्रक्चर को मैं हटा दूं, तो ये स्ट्रक्चर जो बनता है ये क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर है, और इसी के साथ एक बेंजीन रिंग और जोड़ दूं तो ये बन जाएगा एक्रिडीन का स्ट्रक्चर। तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक्रिडीन जो है वो रिश्ते में क्यूनोलिन का भाई है। याद करने के हिसाब से आप इसको इस टाइप से भी याद रख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को। अगर आपके दिमाग में बिल्कुल भी क्लिक ना हो कि एक्रिडीन का स्ट्रक्चर कैसा है, तो आपको बस दिमाग में रखना है कि क्यूनोलिन से मिला एक्रिडीन, तो क्यूनोलिन के साथ में अगर एक बेंजीन रिंग और जोड़ दी जाएगी तो बन जाएगा एक्रिडीन। या ये कह सकते हैं कि पायरिडीन से के साथ एक बेंजीन रिंग जोड़ दी जाती है तो बनता है क्यूनोलिन। ये स्ट्रक्चर है पायरिडीन का। ठीक है, ये बीच वाला स्ट्रक्चर है पायरिडीन का। उसके साथ में अगर एक बेंजीन रिंग जोड़ दी जाए तो बन गया क्यूनोलिन, और उसके साथ अगर एक और बेंजीन रिंग जोड़ दी जाए तो क्या बन गया? एक्रिडीन। मतलब पायरिडीन जब अकेला था तो वो अकेला था, उसको या तो कह सकते कि उसको एक बेंजीन रिंग मिल गई, उसकी एक गर्लफ्रेंड हो गई तो वो बन गया क्यूनोलिन। और जब उसके पास दो गर्लफ्रेंड हो गई, मतलब दो बेंजीन रिंग जुड़ गई, तो वो कहलाया एक्रिडीन। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो आपको इन तीनों के स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे, एक पायरिडीन के भी, क्यूनोलिन के भी और एक्रिडीन के भी, तीनों साथ में याद इजीली हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्यूनोलिन क्या है। क्यूनोलिन जो है बेसिकली वो एक एल्कलॉइड है जो कि एंथ्रासीन के से निकलता है। मतलब एंथ्रासीन के अंदर पाया जाने वाला एल्कलॉइड जो है वो है एक्रिडीन। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं, कह सकते हैं कि इसका जो नेचर होता है वो एल्कलॉइडल नेचर होता है। क्लियर हो गई बात? अब मैं आपको थोड़ा इसकी खोज के बारे में बता देता हूं कि एक्रिडीन की खोज कब हुई। एक्रिडीन की खोज जो थी वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर हुई। क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर अगर मैं आपको थोड़ा मोटा मोटे तौर पे बताऊं तो उस समय जो सैनिक थे वो कई जंगलों में लड़ रहे थे। ऐसे जंगलों में लड़ रहे थे जहां पर मच्छर बहुत हुआ करते थे, तो मलेरिया बहुत होता था काफी सोल्जर्स को। तो मलेरिया से बचने के लिए उस समय काफी एंटी मलेरियल ड्रग्स के ऊपर काम हो रहा था। और वैसे ही एक एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि आज भी यूज होती है, इट इज कॉल्ड क्यूनिन। और जब इस क्यूनिन के ऊपर जब काम चल रहा था तो वो वर्क कर रहे थे मेपाक्राइन के ऊपर। किसके ऊपर? मेपाक्राइन के ऊपर वो काम कर रहे थे। और उसी मेपाक्राइन के ऊपर जब वो काम कर रहे थे, उस ड्रग को डेवलप कर रहे थे, तो उसी डेवलपमेंट के बीच में एक ड्रग डेवलप हुई या एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का डेवलपमेंट हुआ जो कहलाया एक्रिडीन। ठीक है, तो एक्रिडीन की खोज कब हुई? वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर, जब क्यूनिन के ऊपर काम हो रहा था। इसीलिए इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्यूनोलिन से काफी मिलता जुलता है, या कह सकते हैं कि भाई भाई है, क्योंकि एक बेंजीन रिंग और जोड़ दी गई है तो क्यूनिन से ही निकला है, इसीलिए उसका भाई भी है। तो मेपाक्राइन एंटी मलेरियल ड्रग मेपाक्राइन के ऊपर जब काम चल रहा था तब उसका एक्रिडीन का डेवलपमेंट हो गया। मतलब ये जो डिस्कवरी हुई ये अचानक हो गई। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो काफी ऐसे नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारे प्लांट्स के अंदर मिलते हैं, और वो जो कि एल्कोलाइट को कंटेन करते हैं, उसके अंदर जो एक्रिडीन होता है वो पाया जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए एक्रिडीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में तो थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। ऑर्डर जो होता है, मतलब इसकी जो सुगंध होती है वो काफी इरिटेटिंग होती है। मतलब अगर कहीं ढक्कन खुल गया इसका तो बहुत इरिटेट करेगा, आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं एक्रिडीन जो है वो महक रहा है, काफी इरिटेटिंग होती है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 110 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट होता है 346 डिग्री सेल्सियस। यहां पर एक चीज और मैं बता दूं कि क्रिस्टलाइन इन कलरलेस लाइट येलो कलर, मतलब जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पहले तो कलरलेस होता है, बट धीरे धीरे जब आप इसको रखेंगे, स्टैंड बाय पे रखेंगे, तो इसके जो क्रिस्टल्स है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई। नेक्स्ट, काफी इरिटेटिंग ऑर्डर होने के साथ साथ अगर ये आपकी स्किन पे गिर जाएगा तो आपकी स्किन को भी काफी इरिटेट करेगा। क्लियर हो गया? तो इरिटेटिंग स्किन भी है और इरिटेट करता भी है, मतलब सूंघने में भी काफी इरिटेटिंग होता है, और स्किन पे गिर जाए तो भी काफी जलन होने वाली है। नेक्स्ट है कि इसका जो सॉल्ट के जो सोल्यूशन होता है, अगर आप इसको सॉल्ट डेवलप करोगे तो सॉल्ट जो होगा ना वो ब्लू फ्लोरोसेंस शो करेगा। ठीक है, तो यहां पर इसका जो मैंने आपको बता दिया, तो दो तीन चीजें अगर आपको फंडा याद रखना है इसका एक्रिडीन का, तो याद दो तीन चीजें याद रख लीजिए। काफी इरिटेटिंग ऑर्डर होता है, और स्किन पे गिरता है तो भी काफी इरिटेट होता है, और ये जो इसके क्रिस्टल्स होते हैं वो काफी कलरलेस होते हैं, बाद में फिर वो येलो कलर की नीडल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है?
अब हम बात करें इसके मेडिसिनल यूज की, तो इसका सबसे ज्यादा मेडिसिनल यूज जो हुआ है वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज में हुआ था। जब इसकी खोज हुई थी 1940-42 के दरमियान, तो सल्फोनामाइड और पेनिसिलिन के साथ में इस एक्रिडीन का भी काफी ज्यादा यूज होता था एज एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। तो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बैक्टीरिया थे उनके अंदर एक्रिडीन के खिलाफ एक रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, जिससे हुआ ये कि आने वाले टाइम पे, मतलब जैसे जैसे टाइम निकलता गया तो बैक्टीरिया ने अपने अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया एक्रिडीन के खिलाफ, और एक्रिडीन जो हो गई वो उनके ऊपर एक्टिव होना बंद हो गई, मतलब वो इनएक्टिव हो गई फिर तो फिर इसका यूज जो था वो एंटी बैक्टीरियल में इसका यूज होना भी काफी कम हो चुका है। बट अदर यूज इसके होते हैं, जैसे कि आपका एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी कैंसर, एंटी हेलमिंटिक्स, इंसेक्टिसाइडल, रोडेंटिसाइडल, फंगिसाइडल, एंटी ट्यूमर। तो अगर इसका आप ज्यादातर यूज देखोगे तो बैक्टीरिया के अंदर इसका यूज अगर कम हो गया, बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, तो फंगी के अंदर, हेलमिंटिक्स के अंदर इन या ट्यूमर्स को खत्म करने में या एंटी कैंसर में इसका यूज होना स्टार्ट हो गया। तो काफी ज्यादा इसकी प्रॉपर्टीज है। अगर हम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये मैंने आपको थोड़ा मोटा मोटा बता दिया अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल वे में पढ़ना चाहते हो। बट अगर आप इसका अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हो कि इसका बेसिकली इसके कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं जिसका अलग अलग यूज होता है, तो साइड में मैं पूरा एक लिस्ट दिखा रहा हूं यहां पर। तो यहां पर आप ये पूरा वीडियो को पुश करके आप नोट्स बना सकते हैं, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस किस फॉर्म में एक्रिडीन का यूज जो होता है वो किस किस मेडिकल पर्पस के लिए होता है। तो ये साथ में मैं आपको नोट्स भी बता रहा हूं, तो ये नोट्स से आपको थोड़ा, अगर जो लोग बच्चे डीपली पढ़ना चाहते हैं एक्रिडीन के बारे में और थोड़ा जानना चाहते हैं इसका मेडिसिनल यूज, तो आप साइड में वीडियो को पुश करके नोट्स बना सकते हैं, तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। बट जो अगर केवल बेसिक जानना चाहते हैं तो मैंने आपको बेसिक प्रॉपर्टीज बता दी है, मेडिसिनल यूज कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर एक्रिडीन का यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक्रिडीन के सिंथेसिस की। तो देखिए एक्रिडीन की सिंथेसिस की 4 से 5 मेथड है, बट मैंने जो सबसे सिंपल मेथड हो सकती है जो आपको इजीली याद हो जाएगी और जो आप एग्जाम में इजीली लिख भी सकते हैं, तो उन मेथड्स में से 2 मेथड ऐसी मैंने छांटी हैं। उसमें से फर्स्ट है ब्रेनथन सिंथेसिस और दूसरी है फ्रेडलैंडर सिंथेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ब्रेनथन सिंथेसिस समझा देता हूं। इस सिंथेसिस में डाइफिनाइल अमीन, जिंक क्लोराइड और कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस में 200 से 270 डिग्री सेल्सियस में बना रहा है एक्रिडीन। प्रोडक्ट बनेगा 9 सब्स्टिट्यूटेड एक्रिडीन। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि डाइफिनाइल अमीन जो है वो एक्रिडीन बना रहा है किसकी प्रेजेंस में, जिंक क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और 200 से 270, 200 टू 270 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो आपको ये इजीली याद हो जाएगी, ज्यादा कुछ भी नहीं है। पहले आप चाहो तो सीधे याद कर लो, बस आपको डाइफिनाइल अमीन का स्ट्रक्चर याद करना है और आप इजीली एक्रिडीन बना सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है फ्रेडलैंडर सिंथेसिस। यहां पर 2 कंपोनेंट जो है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एक है एंथ्रानिलिक एसिड और दूसरा है साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोहेक्स। देखिए साइक्लोहेक्स टू इनोन, ठीक है, इनोन फॉर यहां पर जो कीटोन जुड़ा है उसकी प्रेजेंस में, तो इनोन आ रहा है यहां पर कीटोन का ओन। ठीक है, तो साइक्लोहेक्स टू इनोन, तो एंथ्रानिलिक एसिड और साइक्लोहेक्स टू इनोन की आपस में रिएक्ट कर रहे हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे और प्रोडक्ट बन रहा है 9 मिथाइल एक्रिडीन। क्या बन रहा है, 9 मिथाइल एक्रिडीन। तो आपको बस एंथ्रानिलिक एसिड और चाहे तो आप इसको ये 2 को आगे भी लिख सकते हैं, 2 साइक्लो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 साइक्लो हेक्सोनोन। ठीक है, 2 साइक्लोहेक्सोनोन ऐसे भी स्ट्रक्चर का नाम लिख सकते हैं अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा हो, क्योंकि कीटोन जो है वो सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो साइक्लिक कंपोनेंट है और 2 साइक्लोहेक्सोनोन भी लिख सकते हो। तो ऐसे भी आप इजीली इसको याद कर सकते हो। तो 2 काफी सिंपल सिंथेसिस है एक्रिडीन की। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। अब बात करते हैं हम एक्रिडीन की केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक्रिडीन से रिएक्ट करते हैं HNO3 और H2SO4 और प्रोडक्ट बनता है। यहां पर हमारा जो नाइट्रो ग्रुप है वो इसकी दूसरी और 7वीं नंबर की पोजीशन पर जुड़ जाता है, दूसरी और 7वीं नंबर की, और प्रोडक्ट बनता है 2,7 डाइनाइट्रोएक्रिडीन। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल्स, मतलब न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें 2 रिएक्शंस हैं। सबसे पहले एक्रिडीन की रिएक्शन कराएंगे हम लिक्विड अमोनिया के साथ में। तो अमोनिया
जो NH3 होता है उसमें NH2 जो होता है वो 9th पोजीशन पे आके जुड़ जाता है और प्रोडक्ट बनता है 9 अमीनो एक्रिडीन, 9 अमीनो एक्रिडीन। और एक और रिएक्शन कराते हैं एक्रिडीन की विथ NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ N डाइमिथाइल अमीन, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनता है N डैश बाई एक्रिडिनाइन, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, आप चाहें तो अगर आपको ये वाला सिस्टमेटिक याद नहीं हो रहा हो तो आप सिंपल वाला लिक्विड अमोनिया वाला भी एग्जाम में लिख सकते हैं। बेसिकली ये दो केमिकल रिएक्शन है, अगर आपको ये टफ लगे तो आप अमोनिया वाला लिख दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको दो रिएक्शन बताई है न्यूक्लियोफाइल की और एक रिएक्शन बताई है इलेक्ट्रोफाइल की। तो चलिए अब हम बात करते हैं दो और केमिकल रिएक्शन की जो एक्रिडीन के अंदर होती है। फर्स्ट इज रिडक्शन और सेकंड इज ऑक्सीडेशन। तो यहां पर रिडक्शन देखते हैं सबसे पहले। तो यहां पर हमारा एक्रिडीन है, एक्रिडीन हाइड्रोजन, प्लेटिनम और HCl की प्रेजेंस में प्रोडक्ट बनाता है। इट इज कॉल्ड 1,8 ऑक्टा। 1,8 का मतलब है 1 2, यहां पर मैंने 1 to 8 रखा है, 1,8 नहीं है, ये 1 to 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप चाहें तो 1 से लेकर 8 तक गिनती लिख सकते हैं कॉमा करके, और फिर आएगा ऑक्टा हाइड्रो एक्रिडीन, ऑक्टा हाइड्रो एक्रिडीन, ठीक है। तो 1 to 8 है, ये 1,8 नहीं है, 1 to 8, ठीक है। और उस तरफ ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, तो जिंक और HCl की प्रेजेंस में बनेगा 9,10 डाइहाइड्रोएक्रिडीन, 9,10 डाइहाइड्रोएक्रिडीन और ZnCl2, मतलब इस तरफ आएगा ये रिएक्शन Zn और HCl के साथ वापस एक्रिडीन बना देगी, और एक्रिडीन FeCl3 की प्रेजेंस में या FeCl3 के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा 9,10 डाइहाइड्रोएक्रिडीन, ठीक है। 9,10 डाइहाइड्रोएक्रिडीन बनेगा, FeCl3 एक्रिडीन FeCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तब, और ये 9,10 डाइहाइड्रोएक्रिडीन Zn जिंक और HCl की प्रेजेंस में वापस एक्रिडीन बना देगा, मतलब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। क्लियर है। नेक्स्ट होगा हमारा ऑक्सीडेशन। तो एक्रिडीन जो है वो डाइक्रोमेट और एल्कोहल की प्रेजेंस में, यहां पर है आपका डाइक्रोमेट और एल्कोहल की प्रेजेंस में प्रोडक्ट बनाएगा एक्रिडीन 9 ऑन, ठीक है, 10H एक्रिडीन 9 ऑन, और केमेनोफोर H2O और NaOH की प्रेजेंस में प्रोडक्ट बनेगा हमारा, देखिए यहां पर दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनेगा क्यूनोलिन 2,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, क्यूनोलिन 2,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और यहां पर किसी भी टाइप की रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी ऑक्सीडेशन के अंदर, जबकि अगर हम रिडक्शन के अंदर देखें तो यहां पर एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है। तो याद करने के हिसाब से तो थोड़ा टफ है, आपको थोड़ा सा लिख के याद करना पड़ेगा, बट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे इसकी ज्यादा केमिकल रिएक्शन नहीं मिली, इसीलिए मैं इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी ज्वाइन कर रहा हूं। बट अगले जो मेरे कंपोनेंट होंगे जिनके ऊपर हम हेट्रोसाइक्लिक जितने भी हेट्रोकार्बन्स पे हम डिस्कशन करेंगे, उसमें मेरी यही कोशिश होगी कि मैं आपको जो केमिकल रिएक्शन है वो काफी सिंप्लीफाई करके दिखाऊं। इसमें मुझे एक्रिडीन वाले केस में मिल नहीं पाई थी, इस वजह से मैंने न्यूक्लियोफिलिक, और अगर आप इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक मैंने इससे पहले समझाई थी वो थोड़ी सिंपल है और ये थोड़ी सी टफ पड़ेगी, बट अगर आप इसको थोड़ा सा लिख के याद करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगी। तो यहां पर हम अपना एक्रिडीन कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।